गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड अवेयरनेस पे। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो लेक्चर की बात की जाए तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके की। ये रामबाण क्लास रहने वाली है। किस फॉर्म में पढ़ेंगे, यानी कि हम साथ साथ में थ्योरी भी पढ़ेंगे और साथ साथ में उनसे संबंधित एमसीक्यूज भी कवर करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स का ये आज क्लास नंबर 1 है। इसी तरीके से हमारी क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये कंटिन्यूसली चलती जाएगी। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये करना है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। दोस्तों, स्टैटिक जीके आज की बात की जाए तो लगभग जितने भी एग्जाम्स हमारे देश में होते हैं उन सभी एग्जाम्स में जहां जहां पर जीके पूछी जाती है तो वहां पर स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनना लाजमी होता है। हालांकि इसके अंदर लगभग पौने 200 के आसपास टॉपिक्स हम कवर करते हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की बात की जाए तो आपके 35 से 40 टॉपिक बनते हैं। तो सारे के सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे, उनके हम थ्योरी कंसेप्ट भी पढ़ने वाले हैं, साथ में एमसीक्यूज भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि संसार की पहली नोट किस देश में बनी थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो नोट बनते हैं वो नोट किस कंट्री ने बनाए थे। हालांकि करेंसी के अंदर नोट की बात की जाए तो नोट कौन सी करेंसी होती है दोस्तों? नोट होती है आपकी कागजी नोट की बात की जा रहा है, तो वो किस कंट्री ने सबसे पहले बनाई थी। देखिए, जिस देश में कागज का आविष्कार सबसे पहले होगा, जाहिर सी बात है कि वहां पर क्या होगा, आपकी जो नोट है वो छापे जाएंगे। तो सातवीं शताब्दी की बात की जाए, सातवीं शताब्दी की बात की जाए, यहां पर चाइना के अंदर सबसे पहले कागजी नोट छापे गए थे। ये बात आपको याद करनी है, क्योंकि चाइना वो कंट्री है, वो देश है जिसके अंदर सबसे पहले सर्वप्रथम कागज का आविष्कार हुआ था। तो जहां पर सबसे पहले कागज का आविष्कार होगा तो वहीं पर क्या होंगे, सबसे पहले नोट छापे जाएंगे। और एक क्वेश्चन यहां से ये भी पूछता है कि सबसे पहले सर्वप्रथम वो कौन सा कंट्री है जिसने सिविल प्रतियोगिताएं स्टार्ट की थी। सिविल प्रतियोगिताएं स्टार्ट की थी, वो कंट्री कौन सा है पूरे वर्ल्ड में? तो उसका नाम भी क्या है, चाइना है। तो यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, सबसे पहले चाइना में हुआ। सबसे पहले कागजी मुद्रा किसने छापी थी, चाइना ने छापी थी। और सबसे पहले सिविल प्रतियोगिता को शुरू करने वाला देश कौन सा है, वो भी चाइना हो जाएगा। तो 3 बातें हैं आपको नोट करनी है, याद करनी है। उसके बाद में बात करें दोस्तों, तो ये तो पढ़ा आपने नोट के बारे में, लेकिन वहीं से आपसे पूछ ले कि वो कौन सी कंट्री है जिसने सबसे पहले प्लास्टिक नोट छापे। वो कौन सी कंट्री है जिसने सबसे पहले प्लास्टिक नोट छापने का काम किया? तो उस देश का नाम हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऐसा क्या था 1988 में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट बनता है। अब भारतीय रुपया की बात करते हैं, तो भारतीय रुपया का साइन कुछ इस प्रकार से बनता है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि जो साइन है वो किसने दिया था। तो ये साइन दिया था डी उदय कुमार ने। ये नाम इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है, याद करना है। डी उदय कुमार के द्वारा भारतीय रुपये के साइन को दिया गया था। और ये साइन इनके द्वारा कब दिया गया था? 2010 के अंदर दिया गया था। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि भारतीय रुपये में जो दशमलव प्रणाली है वो कब स्टार्ट हुई थी। दशमलव प्रणाली कब स्टार्ट हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा 1957। भारत में दशमलव प्रणाली 1957 के अंदर स्टार्ट हुई थी। पहले तो आना चला करता था, लेकिन आप देखते हो 10 पैसे 20 पैसे तो वहां पर पॉइंट लगे होते हैं। तो ये जो प्रणाली है पॉइंट वाली, ये कब से स्टार्ट होती है? 1957 से स्टार्ट होती है। एक आपसे ये पूछता है कि भारत का जो नोट होता है उस नोट के ऊपर कुल भाषाएं, कुल जो लैंग्वेजेस है वो कितनी होती है? तो आपको जवाब क्या करना है, कुल लैंग्वेज होती है 17। लेकिन कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारतीय नोट के ऊपर जो पैनल बना होता है, नोट पे जो पैनल बना होता है उस पे कुल मिला के लैंग्वेज कितनी होती है? तो उसकी संख्या होती है 15। तो 15 पैनल में है, पैसे बन जाएगा 15, पैसे बन जाएगा पैनल। और पैनल के अलावा बात की जाए तो टोटल कितनी लैंग्वेज होती है पूरे नोट के ऊपर? वो होती है 17, यानी कि 17 लैंग्वेज।
उसके अलावा कुछ और पॉइंट की बात करें तो जैसे यहाँ पर आपके सामने मैंने लिख के बड़ी मेहनत के साथ में चीज़ें बनाई है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमारे सामने 7 नोट है। हालांकि 2000 का जो नोट है वो तो अभी 23 सितंबर के बाद में बंद हो जाएगा, सरकार ने बोला है, चलन से बाहर हो जाएगा। पर तो फिर भी एक बार पढ़ने में क्या जाता है, हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है नोट के बारे में आपसे, नोट का कलर क्या है, नोट का साइज क्या है, और नोट के ऊपर पिक्चर किस चीज की है, ये सब कुछ बातें यहाँ पर दी है। सबसे पहले अगर 10 रुपए के नोट की बात की जाए तो इसका कलर चॉकलेटी ब्राउन होता है। 20 की बात की जाए ग्रीनिश येलो होता है। 50 की बात की जाए फ्लोरोसेंट ब्लू होता है। तो यहाँ से आप याद कैसे कर सकते हो, 50 के अंदर देखिए यहाँ पर ये 50 है और ये कुछ एफ के आकार का ही दिख रहा है अपने को, तो फ्लोरोसेंट 5 कुछ आप कंपेरिजन कर सकते हैं यहाँ से इस तरीके से। फिर 100 का नोट है वो क्या है, उसका रंग है लवेंडर। 200 का है ब्राइट येलो। 500 का है स्टोन ग्रे और 2000 का नोट है मैजेंटा। तो ये तो की आपने कलर की बात। अगर आपको कलर की अच्छी पहचान है तो आपने सभी के सभी नोट देखे होंगे, तो आप आसानी से इसको कलर को बता सकते हैं। उसके बाद में साइज की बात की जाए तो स्टार्टिंग वाला 10 का नोट और 20 का नोट, इनको आपको अलग से छांट लेना है। बाकी के जो बाकी बचते आपके 5 नोट, इनको आपको अलग से छांट लेना है, क्योंकि स्टार्टिंग वाले साइज की बात की जाए तो पहले है 63 इंटू और बाद वाले 5 नोटों की बात की जाए तो उस सभी के अंदर क्या है 66 इसके अंदर भी सेम है, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। बाद में आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये लास्ट वाली टर्म ही पढ़नी है, कितने कितना गैप आ रहा है। जैसे यहाँ पर 123 है, फिर 129 है, फिर 135 है, फिर 142 है, फिर 146 है, फिर 150 है, फिर 166 है। तो लास्ट वाला तो आप याद कर सकते हो कि जो 2000 का नोट है उसमें साइज क्या है 66 इंटू 166। तो लास्ट में क्या है 66 है। आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि सिर्फ यहाँ से करना आपको 23, 29, 35, 42, 46, 50 और 66। लास्ट वाला आपको वैसे ही याद हो जाएगा। बीच में क्या है देखिए 42 और 4 46, 46 और 4 50, तो यहाँ पर 4 गैप आ रहा है, इसको आप पढ़ लेना। 35 और 7 42 होते हैं। 29 की बात की जाए तो 6 35 होते हैं, तो पहले 6 का गैप है, फिर 7 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर 4 का गैप है और लास्ट वाला तो आप वैसे याद कर लोगे। अगर इस तरीके से आप याद कर सकते हो तो आसानी होगी आपके लिए याद करना। उसके बाद में पिक्चर्स की बात की जाए तो याद करना कैसे है, आपको ऐसे याद करना है शहर सरम, शहर सरम। ये नोट के ऊपर पिक्चर की ट्रिक याद करने की, यानी कि याद करने की ट्रिक है। शहर सरम आप याद कर सकते हो। आपको पढ़ना क्या है शहर सरम। जैसे अपने 7 नोट लिए हैं और यहाँ पर लेटर भी कितने हैं 7 ही लेटर है, तो याद कैसे करोगे। स्टार्टिंग वाला जो एस है वो रिप्रेजेंट करता है सन टेम्पल को, जो कि कहाँ पड़ता है, कोणार्क के अंदर पड़ता है, उड़ीसा के अंदर पड़ता है। इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी आप जानते हैं। तो स्टार्टिंग वाले एस से बनेगा सन टेम्पल, बाद में ई से बनेगा एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर, फिर एच से बनेगा हम्पी टेम्पल, ये कहाँ पड़ता है कर्नाटक के अंदर पड़ता है। आर से बनेगा रानी की बाव गुजरात के अंदर है। एस से बनेगा अगेन सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में है। आर से बनेगा रेड फोर्ट दिल्ली में है और एम से बन जाएगा मंगलयान यानी कि इंडिया, ये भारत का मंगलयान है ये। तो ट्रिक याद करनी है, पिक्चर को याद करने की ट्रिक हो जाएगी शहर सरम, इस तरीके से आपको पढ़ना है। स्टार्टिंग वाले एस से बनेगा सन टेम्पल, उसके बाद दूसरे एस से बनेगा आपका सांची का स्तूपा, ऐसे याद करना आपको। बाकी पहले वाले आर से बनेगा रानी की बाव और बाद वाले से बनेगा रेड फोर्ट, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये आपसे पूछा है। तो दिल्ली पुलिस एग्जाम हुआ, सीजीएल हुआ, CHSL हुआ, MTS एग्जाम हुआ। तो सीजीएल में तो आजकल ऐसे बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, परंतु फिर भी कभी कभार बेसिक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो स्टैटिक पोर्शन आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। तो कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 है, 6 है, 8 है, 10 है। क्वेश्चन देखने में आसान लगता है लेकिन बच्चे 7 और 8 में कंफ्यूज होते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद में पढ़ते हैं कैसे कैसे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए टेबल बनाई है। टेबल में लिखा क्या है, विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। जैसे सबसे अधिक से लेकर सबसे लोएस्ट तक मैंने आपको अरेंज करके टेबल दी है, आप इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। सबसे अधिक रग्बी फुटबॉल के अंदर 15 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल होता कौन सा है, वो आपने देखा हो कि अंडाकार एक फुटबॉल होता है, उसको हाथ में लेकर भागना होता है, वो रग्बी फुटबॉल होता है। उसके अंदर सबसे अधिक
15 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको याद करना है। फिर हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, तीनों को आपको साथ पढ़ना है। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, इसके अंदर तीनों में 11 खिलाड़ी होते हैं। फिर बेसबॉल की बात करें, खो खो की बात करें, इसके अंदर 9 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पर याद कैसे करना है, लिखा है खो खो, आपको याद कैसे करना है, आपको याद करना है नो नो। यहाँ पर लिखा है खो खो, आपको याद करना है नो नो। तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 9 हो जाएगी। उसके बाद जिम्नास्टिक की बात की जाए तो यहाँ पर 8 खिलाड़ियों की संख्या होती है। नेट बॉल, वाटर पोलो, कबड्डी की बात की जाए तो यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। याद कैसे करना है, अगर नेट बॉल को आप लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, NET नेट, BALL नेट बॉल। तो यहाँ पर अगर आप लेटर को गिनते हैं तो लेटर 1 2 3 4 5 6 और एक 7 लेटर बनते हैं नेट बॉल में। तो आप नेट बॉल को हमेशा इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि 7 लेटर बनते हैं। तो खिलाड़ियों की संख्या भी कितनी है, 7 हो जाएगी। उसके बाद में वाटर पोलो की बात करते हैं तो आपको ऐसे पढ़ना है, वाटर को आपको हिंदी में लिखना है, वाटर को आपको हिंदी में लिखना है। उसके बाद में पोलो को आपको इंग्लिश में ही रहने देना है। वाटर में देखो वा टे रे 3 यहाँ पर बनते हैं, और पोलो में एक POLO, तो यहाँ पर 4 बनते हैं, 4 और 3 हो जाएंगे, टोटल मिला के 7। तो पढ़ना कैसे है, वाटर पढ़ना है, वाटर में वा टे रे 3 बनते हैं अक्सर, और पोलो के अंदर 4 लेटर बनते हैं, 4 और 3 7 खिलाड़ी हो जाएंगे वाटर पोलो में। कबड्डी की बात करते हैं तो आपका जो बडी होता है, बोलते हैं बडी, आपका जो बडी होता है उसका आपको हमेशा साथ चाहिए होता है। तो आपका जो बडी होता है उसका आपको उसका साथ चाहिए होता है। तो आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद वॉलीबॉल की बात करते हैं, वॉल की बात करते हैं तो बॉल को आपको यहाँ से कट कर देना है, आपको सिर्फ वॉली पढ़ना है। और अमूमन आप जब खेलने जाते हैं तो यही बोलते हैं कि भैया मैं तो वॉली खेलने जा रहा हूँ, यही पढ़ते हैं आप। और वॉली के अंदर अगर आप लेटर काउंट करेंगे तो VOLLEY, VOLLEY वॉली बनता है। तो वॉली के अंदर लेटर भी कितने हैं, 6 है। तो खिलाड़ियों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 6 हो जाएगी। इसको आपको याद करना है। बास्केटबॉल की बात करते हैं भाई, तो बास्केटबॉल में हो जाएंगे खिलाड़ी 5 हो जाएंगे। तो बास्केटबॉल के खिलाड़ी 5 है, इसको आपको याद करना है। उसके बाद फुटसल की बात करते हैं तो फुटसल में खिलाड़ी हो जाएंगे कितने, 5 हो जाएंगे। फुटसल में खिलाड़ी कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इंडोर गेम है, फुटबॉल का ही गेम होता है, ये इंडोर होता है। पोलो की बात की जाए तो पोलो का आपको इंग्लिश में पढ़ना है POLO। तो यहाँ पर 4 लेटर बनते हैं, 4 लेटर बनते हैं तो खिलाड़ियों की संख्या भी 4 हो जाएगी। उसके अलावा बैडमिंटन है, टेनिस है। तो बैडमिंटन हो, टेनिस हो, उसके अंदर ऐसे कोर्ट बना होता है, और कोर्ट के अंदर बीच में लगा होता है नेट, और उसके अलावा यहाँ पर ऐसे बना होता है, ये इस प्रकार से ये ग्राउंड बना होता है। अब प्रॉपर तरीके से तो हम नहीं बना पा रहे हैं, इस तरीके से बना होता है। तो एक खिलाड़ी यहाँ पर खड़ा होता है, एक खिलाड़ी यहाँ पर खड़ा होता है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। और ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि एक ही खेलता हो, यहाँ पर आमने सामने एक खेल रहा हो, तो यहाँ पर खिलाड़ी या तो एक सिंगल सिंगल रहेगा या फिर डबल डबल रहेगा। तो ये बातें आपको यहाँ से याद कर लेनी है। अगर आपसे खेल से संबंधित खिलाड़ी पूछेगा तो इतने ही पूछेगा आपसे, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना एज होना चाहिए, यानी कि उम्र कितनी होनी चाहिए, ये आपसे पूछा है। अगर देश का प्रधानमंत्री बनना है तो 20 साल, 18 साल, 25 साल, 23 साल। अब 20 और 18 तो होंगे नहीं बिल्कुल भी, हाँ, इन दोनों में से 25 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है। लेकिन अमूमन आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री जो बनते हैं वो अमूमन लोकसभा से ही बनते हैं, और लोकसभा से बनते हैं तो यहाँ पर उम्र कितनी हो जाएगी, 25 साल हो जाएगी। अगर सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए, तो 25 साल ही आप करके आओगे। लेकिन वहीं पर यदि क्वेश्चन दिया हो कि यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा से PM बनते हैं, फिर उनकी कम से कम आयु कितनी होगी, वो हो जाएगी 30 साल। आगे बात करते हैं। टेबल में दिया है कुछ पदाधिकारी और उनकी न्यूनतम आयु। जैसे राष्ट्रपति की बात करते हैं तो उनकी न्यूनतम आयु 35 साल है, उपराष्ट्रपति की भी आयु 35 साल है, राज्यपाल की भी आयु 35 साल है। तो 3 पद अपने पास में कौन कौन से हैं, एक राष्ट्रपति P फॉर प्रेसिडेंट है, एक VP फॉर वाइस प्रेसिडेंट है, और एक गवर्नर फॉर राज्यपाल है। तो तीनों बनने के लिए, तीनों पद प्राप्त करने के लिए, या तीनों में से कोई एक पद प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की उम्र कम से कम 35 साल हो, यानी कि 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, ऐसा अपने को पढ़ना है। उसके अलावा लोकसभा के बारे में याद करना है, राज्यसभा के बारे में याद करना है, विधानसभा के बारे में याद करना है,
और विधान परिषद के बारे में याद करना है। तो याद कैसे कर लेंगे इसको अपन? अगर हम सेंटर की बात करें, केंद्र की बात करें, तो केंद्र के अंदर होती है पार्लियामेंट यानी कि संसद, और संसद के अंदर दो हाउस होते हैं। एक का नाम लोकसभा होता है, LS फॉर लोकसभा, और दूसरा हाउस होता है RS फॉर राज्यसभा। वैसे ही अगर आप राज्य की बात करते हैं तो राज्य के अंदर जैसे केंद्र में संसद होती है, वैसे ही राज्य के अंदर होता है राज्य का विधान मंडल। राज्य का विधान मंडल होता है, राज्य का विधान मंडल। और राज्य के विधानमंडल में एक होती है विधानसभा, LA फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, और दूसरा हाउस होता है LC लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। तो आपको याद कैसे करना है? यहाँ से आपको करना यह है, कंपैरिजन करना है। जैसे आप केंद्र का कंपैरिजन करते हैं राज्य से, जैसे आप संसद का कंपैरिजन करते हैं राज्य के विधानमंडल से, वैसे ही आपको कंपैरिजन करना है लोकसभा का विधानसभा से और राज्यसभा का विधान परिषद से। अब इसमें है क्या एक्चुअली में, अगर लोकसभा का मेंबर मेरे को बनना है तो मेरी आयु कम से कम 25 साल चाहिए। यदि मेरे को राज्यसभा का मेंबर बनना है तो मेरी आयु कम से कम 23 साल होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि यदि विधानसभा LA का मेंबर बनना है तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए यदि आयु 25 साल है, तो सिंपल सी बात है, हम तो कंपेरिजन कर रहे हैं ना, तो विधानसभा का मेंबर बनने के लिए भी कम से कम आयु 25 साल होनी चाहिए। वैसे ही अगर राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम आयु 23 साल होती है, तो राज्यसभा का हम कंपैरिजन कर रहे हैं विधान परिषद से, तो विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए भी कम से कम आयु 30 साल होनी चाहिए। अब लिखा क्या है, लोकसभा के सदस्य बनना है तो कम से कम आयु 25 साल, वैसे ही विधानसभा का मेंबर बनना है तो कम से कम आयु 25 साल, राज्यसभा का मेंबर बनना है तो कम से कम आयु 30 साल, और विधान परिषद का मेंबर बनना है तो कम से कम आयु 30 साल। क्योंकि अपने को करना क्या है, अपने को कंपैरिजन करना है। ये चीज आपको यहाँ से पढ़नी है, याद करनी है। अब अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए, अब अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री या तो बनता है लोकसभा से या बनता है राज्यसभा से। अगर वो लोकसभा से बनेगा तो आयु 25 साल चाहिए भाई, अगर वो राज्यसभा से बनेगा तो कम से कम आयु उसकी 30 साल होनी चाहिए। उसके अलावा बात करते हैं तो LA और LC की बात करें, ये कहाँ पर पढ़ते हैं आप? इसको अपन राज्य के अंदर पढ़ते हैं। और अगर राज्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन बनेगा? यहाँ पर CM बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। और यदि मुख्यमंत्री विधानसभा से बनता है तो कम से कम आयु 25 साल चाहिए। और वहीं पर यदि मुख्यमंत्री विधान परिषद से बनता है तो कम से कम आयु उसकी 30 साल चाहिए। ये आपको पढ़ना है। उसके अलावा जो वोटिंग उम्र है, वोट डालने की एज जो है वो है 18 साल। ये पहले 21 साल थी, आज वर्तमान में 18 साल है। इसको चेंज किया गया 61वां संशोधन 1989, 61वां संशोधन 1989 को इसको चेंज किया गया। तो लाइट का इशू थोड़ा आ चुका है, लाइट अभी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जा चुकी है, तो थोड़ा सा फोटो के अंदर क्लियरिटी नहीं आएगी, परंतु फिर भी थोड़ा सा आपके लिए कुछ कर देते हैं। हम इसको थोड़ा सा फोटो को छोटा करते हैं। अब आप आराम से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। लाइट दोबारा से आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद में हम दोबारा से इसको जूम कर देंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है विजय घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं समाधि स्थल के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री का, गुलजारी लाल नंदा का, इंदिरा गांधी का, या फिर मोरारजी देसाई का। तो विजय घाट की बात यहाँ पे की जा रही है। हम सब के सब ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा, अगर जय पीछे आया तो लाल बहादुर शास्त्री इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अब ट्रिक के साथ पढ़ें तो अपने सामने यहाँ पर कुछ समाधि स्थल दिए गए हैं जिसको अपने को पढ़ना है। समाधि स्थल, यहाँ पर व्यक्ति के नाम है, यहाँ पर समाधि स्थल है। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो इसको आपको याद कैसे करना है? देखिए इनका समाधि स्थल का नाम है महाप्रयाण घाट। और महाप्रयाण के अंदर यदि आप इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो महाप्रयाण घाट है इसके अंदर पै के अंदर यहाँ पर आपको रै दिख रहा होगा, और वैसे ही यहाँ पर भी आपको पै के नीचे रै दिख रहा होगा। तो सेम सेम है, यहाँ पर भी दै के नीचे सेम वैसा ही रै दिख रहा है अपने को। तो यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि महाप्रयाण में पै के नीचे जैसा रै है वैसा ही प्रसाद के अंदर भी पै के नीचे रै है। याद करने की आपको
बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं तो अपने सामने क्या है, शंकर दयाल शर्मा। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है। अब शंकर के अंदर आप पढ़ सकते हो कि कर आया है, शंकर के अंदर कर आया है। और यहाँ पर आप समाधि स्थल पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी क्या है, कर्म के अंदर आप इसको इस प्रकार लिख के देखते हैं, कह रहे मैं, तो यहाँ पर भी क्या है, कर आया है। शंकर के अंदर भी कर आया है, यहाँ पर भी कर आया है, क्योंकि कर्म भूमि हो जाएगा इनका समाधि स्थल। के आर नारायण की बात करते हैं तो इसको याद कैसे करना है, आपने एक जो अपना टीवी शो होता है भोलेनाथ जी का, तो वो आपने देखा होगा कभी। तो उसके अंदर ना एक व्यक्ति है जिसको आप पढ़ते हैं कि नारद मुनि पढ़ते हैं आप। तो नारद मुनि करता क्या है, हमेशा प्रकट होता है और बोलता है नारायण नारायण, ऐसे बोलता है हमेशा। तो वो क्या करता है, हमेशा प्रकट होता है कहीं ना कहीं। प्रकट होने को हम बोलते हैं उदय होना। वो हमेशा से प्रकट होता है, नारायण नारायण बोलता है नारद मुनि, और वो उदय होता है। तो के आर नारायण का समाधि स्थल हो जाएगा उदय भूमि। ज्ञानी जैल सिंह की बात करते हैं तो ज्ञानी व्यक्ति कोई भी रहेगा वो हमेशा यूनिटी की यानी कि एकता की ही बात करता है, कभी भी वो तोड़ने की बात नहीं करता है। तो ज्ञानी व्यक्ति हमेशा एकता की बात करता है, एकता स्थल हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो ये काफ़ी शांति प्रिय आदमी थे, तो इनका हो जाएगा शांतिवन। वैसे शांति पुरुष की बात करते हैं तो भारत में शांति पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं, शांति पुरुष है, शांति पुरुष है जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। शांति पुरुष है लाल बहादुर शास्त्री, इनको बोलते हैं आप। वैसे शांति प्रिय आदमी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। गुलजारी लाल नंदा की बात करते हैं तो यहाँ पर आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, गुलजारी के अंदर आप यहाँ पर जारी पढ़ रहे हो तो आप इसको ऊपर से ई को हटा देते हैं तो जारा बन जाएगा। और यहाँ पर आप इनके समाधि स्थल की बात करें, यह है नारा, तो आप इसको दो चार बार ऐसे याद कर सकते हो, जारा नारा जारा नारा जारा नारा, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। लाल बहादुर शास्त्री की बात करते हैं तो इनका समाधि स्थल है विजय घाट, विजय घाट हो जाएगा। और लाल बहादुर शास्त्री का अपन एक नारा पड़ा है, जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान के अंदर जय आ रहा है दो बार, जय जवान जय किसान आ रहा है। तो यहाँ पर भी जय है, यहाँ पर भी जय है, और यहाँ पर भी क्या है, जय है। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। उसके बाद में इंदिरा, उसके बाद में इंदिरा गांधी की बात की जाए तो उनका हो जाएगा शक्ति स्थल, उनका हो जाएगा शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी का हो जाएगा शक्ति स्थल। तो इंदिरा गांधी वैसे भी काफ़ी पावरफुल लेडी थी, तो पावरफुल है तो सिंपल सी बात इनके अंदर शक्ति है। इनके ही कार्यकाल के अंदर आपातकाल लगा है, इनके कार्यकाल के अंदर अमृतसर के ऊपर अटैक हुआ है, ऑपरेशन ब्लू स्टार चला है। इनके ही कार्यकाल के दौरान बात की जाए तो संविधान को काफ़ी चेंज करने का भी प्रयास यहाँ पर किया गया था। और इनके ही कार्यकाल के अंदर बात की जाए तो यहाँ पर एक नए देश यानी कि बांग्लादेश का गठन हुआ था। तो इंदिरा गांधी का हो जाएगा शक्ति स्थल, काफ़ी पावरफुल लेडी थी। मोरारजी देसाई अभय घाट हो जाएगा इनका। राजीव गांधी की बात करते हैं वीरभूमि, तो राजीव गांधी में आप इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा है रा जी व, राजीव गांधी। तो आपको पढ़ना कैसे है, ये जो वह है इसको वह का वह लिख दो, जय के ऊपर जो बड़ी की मात्रा है उसको वह के ऊपर लिया तो वी बन जाएगा। और सबसे आगे देखोगे तो यहाँ पर है रे, तो वीर बन जाएगा। तो वीरभूमि, राजीव नाम को ही मैंने आगे पीछे किया है तो वीर बन गया है, तो वीरभूमि इस क्वेश्चन का इनकी सही हो जाएगा। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो या तो आपको एग्जाम के अंदर देगा सदैव अटल, सदैव अटल देगा तो नाम से स्पष्ट है, याद कर लोगे, नहीं तो आपको पढ़ना पड़ेगा राष्ट्रीय स्मृति स्थल। जगजीवन राम की बात करते हैं। अब जगजीवन राम के अंदर सिंपल सी बात है, यानी कि जो जीने का जो अधिकार होता है भाई, जीने का जो अधिकार होता है वो सबको समान मिलता है। जीने का अधिकार सबको समान मिलता है, समता समानता समता समानता, समता को समानता बोलते हैं। तो जीने का अधिकार सबको समान मिलता है, समता स्थल हो जाएगा। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी ने जब तक ये भारत के अंदर थे तब तक एक तरीके से भारत के ऊपर इन्होंने अपना राज किया है, हम कह सकते हैं राज किया है, सब इसको अपना आदर्श मानते थे। और ये कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करते हैं तो चतरा या फिर चत्र भूमि इनको बोलते हैं। अब चतरा से आपको याद करना है चबूतरा, और चबूतरे के ऊपर दिन में किया जाता है रेस्ट, लेकिन एक्चुअल में आप रेस्ट करते हैं बेड के ऊपर, तो अम्बेडकर हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह एक किसान नेता थे तो किसान घाट इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने सारे के सारी समाधि स्थल पढ़ लिए हैं विद ट्रिक, और ट्रिक आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। तो इस प्रकार से अपने आज की क्लास के अंदर बहुत सारी बातें पढ़ी है स्ट्रेटेजी के बारे में। ऐसे ही हमारा ये जो सीरीज है ये कंटिन्यू चलती रहेगी। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को राम राम, जय हिंद।